गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल के माध्यम से हम भारत के भूगोल के कुछ विषयों को पीछे देख चुके हैं। पिछली क्लास में हमने भारत के भूआकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखा, उसमें हमने उत्तर पर्वतीय प्रदेश का अनुदैर्ध्य विभाजन देखा। आज हम इस क्लास में देखेंगे जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है उसका प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। अनुदैर्ध्य विभाजन के अतिरिक्त हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको हम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रादेशिक भागों में भी बांट सकते हैं। इसका आधार होगा वहाँ पर पाई जाने वाली नदी घाटियाँ, वो किस क्षेत्र में पड़ते हैं, वहाँ पर उच्चावच कैसे हैं, पर्वत श्रेणियों का संरेखण कैसा है। तो इन सब आधारों पर हम हिमालय को 5 उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन से 5 उपखंड हैं। सबसे पहला है आपका जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जो सबसे पश्चिमवर्ती भाग है, वो है आपका कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपका आता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तीसरे नंबर पे आता है आपका दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय। उसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का भाग अवस्थित है उसको हम कहते हैं अरुणाचल हिमालय। और जो अंतिम है वो है आपकी पूर्वांचल पहाड़ियाँ या पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि कौन सा जो क्षेत्र है हिमालय का वो किस क्षेत्र में अवस्थित है। सेम चीज़ को हम मैप के माध्यम से देखते हैं। फिगर के माध्यम से आप देखोगे तो ये आपको जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये है आपका कश्मीर हिमालय, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो ये आपका हो गया 1 नंबर। इसके बाद में जो नीचे ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये आपका हिमाचल और उत्तराखंड में ही अवस्थित है। तो इसको कहते हैं हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय। ये प्रादेशिक विभाजन में दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग है वो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले और सिक्किम में अवस्थित है, तो उसको कहते हैं दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय। फोर्थ जो भाग है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये आपको दिखा रहा है अरुणाचल हिमालय को। और जो लास्ट भाग है वो आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो लास्ट में बचा हुआ पोर्शन है ये 5th जो मैंने लिखा ये आपका है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये देखने से आपको पता लग जाएगा कि जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है उसमें कौन कौन से 5 भाग हम पढ़ रहे हैं। अब इन सभी 5 भागों का हम डिटेल में वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है आपका वो आता है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। आप देखोगे यदि मैप में तो जो सिंधु नदी है और जो सतलज नदी है, तो सिंधु और सतलज के बीच का जो भाग है उसका एरिया लगभग 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इतने क्षेत्र में ये आपका कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय है, विस्तृत है। और इसकी श्रेणियों का विस्तार लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई में है और 500 किलोमीटर की चौड़ाई में है। तो एरिया हो गया आपका 3,50,000 के आसपास। ये ध्यान रखने की बात है कि इस भाग की जो औसत ऊंचाई है वो है 3,000 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखोगे आप, यहाँ पर भारत के महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स अवस्थित हैं। मैंने आपको कल भी बताया था जो महान हिमालय वाला भाग है, जो काराकोरम वाला भाग है, ट्रांस हिमालय वाला भाग है। काराकोरम में मैंने कहा था आपको कि वहाँ पे एक्स्ट्रा पोलर रीजन्स के अलावा दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े ग्लेशियर स्थित हैं। तो जो आपका यहाँ भी कश्मीर हिमालय में भी आपके बाल्टोरो और सियाचिन जैसे ग्लेशियर अवस्थित हैं। ठीक है, कश्मीर हिमालय की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियाँ जैसे काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में कश्मीर हिमालय का जो उत्तर पूर्वी भाग है वह वृद्ध हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। ठीक है, यह एक शीत मरुस्थल है और विश्व के सबसे ऊंचाई पर अधिवासित क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, ये जो लद्दाख रीजन है उसकी ये बात कर रहे हैं, तो जो क्षेत्र है वो शीत मरुस्थल है और ये विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर अधिवासित क्षेत्रों में से एक है। वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आप देखोगे तो कश्मीर घाटी है और इसके अलावा वहाँ पे बहुत सी अलावणीय झीलें जैसे आपकी डल हो गई, वूलर हो गई, ये अवस्थित हैं। तो डल और वूलर झील कहाँ अवस्थित है आपकी, यदि प्रादेशिक वर्गीकरण देखोगे तो कश्मीर हिमालय में, कश्मीर घाटी में ये अवस्थित हैं। इसके साथ ही कुछ लवणयुक्त झीलें जैसे पेंगोंग सो और सोमोरेरी भी यहाँ पर अवस्थित हैं। लद्दाख रीजन है उसमें ये भी अवस्थित हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर घाटी की एक यदि कुछ विशेषता देखोगे आप तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वहाँ पर करेवा का जमाव पाया जाता है। करेवा क्या है? करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों पर दूसरे पदार्थों का जमाव है। ठीक है, और ये जो मिट्टी है ये झीलीय निक्षेपों से मिलके बनी है और ये जो मिट्टी है ये आपकी जाफरान या केसर की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये जो कश्मीर वैली है ये जाफरान की खेती के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही यदि आप देखोगे तो इस कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में कुछ लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ पाई जाती हैं जिनको दून कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है दून्स कैसे विकसित होते हैं, कैसे उनका विकास होता है और वो किस लिए उनकी इम्पोर्टेंस है। तो इन दून में से कुछ दून यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे जम्मू दून, पठानकोट दून आदि। इसी क्षेत्र में जो वृद्ध हिमालय है वहाँ पर जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जांस्कर श्रेणी, जोजिला पीर पंजाल में आपका बनिहाल, इसके अलावा जो जांस्कर सीरीज़ है वहाँ पर फोटूला और लद्दाख सीरीज़ में आपका लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर आपको खारदुंगला जैसे जो दर्रे हैं वो देखने को मिलेंगे। ये दर्रे हम अलग क्लास में डिटेल से देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन से दर्रे अवस्थित हैं। ठीक है, तो जोजिला, बनिहाल, और फोटूला दर्रे, इसके अलावा लद्दाख में खारदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। यहाँ पर इस जगह का या इस कश्मीर का क्या इम्पोर्टेंस है? यहाँ पर बहुत फेमस तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ यहाँ पर अवस्थित हैं। इसके अलावा सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जिनमें झेलम और चिनाब इस क्षेत्र में अपवाहित होती हैं और जो JNK की राजधानी है झेलम श्रीनगर वो कहाँ पर अवस्थित है? वो झेलम नदी के किनारे ही अवस्थित है। तो ये हमने देखा कश्मीर हिमालय। जो दूसरा प्रादेशिक विभाजन में भाग आता है वो आता है आपका हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय ये आपका हिमाचल और उत्तराखंड में विस्तृत है। हिमालय का यह भाग पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में काली नदी के बीच अवस्थित है। तो सतलज और काली के बीच में अवस्थित है कौन सा? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, और मध्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये विस्तृत है। हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं जिनमें वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में तीनों समानांतर श्रेणियों का विस्तार आपको देखने को मिलता है। लघु हिमालय में इनको कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिमाचल में इनको बोलते हैं धौलाधर, उत्तराखंड में बोलते हैं इसको नागटिब्बा। मैंने आपको जब लघु हिमालय पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जो क्षेत्रीय श्रेणियाँ हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में हिमालय की तीनों समानांतर सीरीज महान हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक्स तीनों पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद में यह भारत के 2 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु नदी और गंगा नदी द्वारा अपवाहित होता है। यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियाँ रावी, व्यास और सतलज और गंगा की सहायक नदियाँ यमुना और घग्गर इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो जो आपका कश्मीर हिमालय था वहाँ पर झेलम और चिनाब प्रवाहित होती हैं और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में सिंधु की रावी, व्यास और सतलज नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं यमुना और घग्गर वो भी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, इसमें लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का भी विस्तार है। इसके अलावा उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलाम और पिंडार जैसे प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ पर गंगोत्री, मिलाम और पिंडार ग्लेशियर्स इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं जिनसे अनेक नदियों का उद्गम वहाँ से होता है। भू आकृतिक आधार पर इस क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? एक तो शिवालिक का यहाँ पर अधिक विस्तार है, ऑल्दो यहाँ पर तीनों आपके हिमालय की तीनों श्रेणियाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर शिवालिक का विस्तार अधिक है। साथ ही दून का मैंने आपको बताया ऑलरेडी, यहाँ पर दून और शिवालिक पाए जाते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण दून हैं जैसे चंडीगढ़ कालका दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून और नालागढ़ दून। इसमें सबसे बड़ी जो घाटी है वो है आपकी देहरादून। इसके अलावा लघु हिमालय के इस जो ये भाग है इसमें लगभग 1000 से लेकर 2000 की मीटर की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं, जैसे आपका धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसोली,
जैसे ये जो छावनी क्षेत्र हैं और जो स्वास्थ्य रिसोर्ट हैं। मतलब यहाँ पर मेडिकल टूरिज़्म भी विकसित हुआ है, या जो आपका टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो भी विकसित हुए हैं, जो बेसिकली जिनकी ऊंचाई आपको 2000 से कम मिलेगी। 2000 मीटर से कम ऊंचाई वाले ये क्षेत्र हैं जो आपको हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में मिलेंगे। इसके अलावा बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब अवस्थित हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप जब नदी पढ़ेंगे, हम अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर पंचप्रयाग अवस्थित हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इनको देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, वो लेटर क्लासेस में हम देखेंगे। लेकिन ये जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है, यहीं पर ये पंचप्रयाग आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में तीसरा देखते हैं हम, जो आता है आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसकी क्या खास बात है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के जो है, ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान का हिमालय अवस्थित है। मतलब ये नेपाल और भूटान के जो बीच वाला एरिया है, ये आपका यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे आपका भूटान है। तो ये जो बीच वाला सिक्किम वाला एरिया है, वहाँ पे ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय अवस्थित है। यह अपेक्षाकृत छोटा परंतु हिमालय का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। साथ ही यहाँ पर अरुणाचल हिमालय के समान प्रत्यक्ष तौर पर शिवालिक श्रेणियों का अभाव है। अर्थात अरुणाचल हिमालय में भी आपको शिवालिक नहीं मिलते हैं, साथ ही दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में भी आपको शिवालिक हिल्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जो शिवालिक हैं वो आपके पश्चिमी भाग में विस्तृत ज़्यादा हैं, और जो पूर्वी भाग में जब आप जाओगे तो उनका विस्तार धीरे धीरे कम होता जाता है। अरुणाचल में वो हार्डली आपको दिखाई देंगे। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में आपको शिवालिक्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद में जो शिवालिक से भिन्न इस क्षेत्र में मिलते हैं आपको दुआर्स। दुआर क्या है? मैंने आपको बताया था दून और द्वार। तो दुआर स्थलाकृतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, और ये यहाँ पे जो दुआर स्थलाकृतियाँ हैं इनका उपयोग चाय के बागानों के लिए किया जाता है। तो दार्जिलिंग और सिक्किम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चाय के बागान मिलते हैं आपको। साथ ही यहाँ पे जो है तीस्ता नदी का प्रवाह है, तीस्ता नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है, और कंचनजंगा जैसी चोटियाँ यहाँ पर आपको मिलती हैं। साथ ही आपको यहाँ पर गहरी घाटियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो विशेषता है वो क्या है, जो स्थलाकृतिक विशेषता है वो क्या है? वहाँ पर दुआर स्थलाकृतियों का पाया जाना, जो आपकी उपजाऊ होती हैं, और वहाँ पर चाय के बागान निर्मित हैं, बने हुए हैं। चाय के बागानों में वहाँ पे खेती होती है, मतलब चाय उत्पादित होती है। साथ ही यहाँ पर तीस्ता नदी का प्रवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। भारत और नेपाल की सीमा पर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जो मैंने आपको कहा, कंचनजंगा अवस्थित है। ठीक है। इस भाग में बहुत ही कम दर्रे हैं, जैसे जो दर्रे हैं उनमें बताता हूँ आपको। नाथुला और जलेपला यहाँ पे अवस्थित हैं, जो क्या करते हैं, सिक्किम को आपके तिब्बत से जोड़ने का कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो नाथुला और जलेपला जब हम दर्रे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो दोनों दर्रे हैं ये सिक्किम में अवस्थित हैं, जो गंगटोक को ल्हासा से कनेक्ट करते हैं, या सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। इसी में हम देखते हैं कि यहाँ जो पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर लेपचा जनजाति पाई जाती है, और जो आपका दार्जिलिंग वाला एरिया है उसमें मिश्रित जनसंख्या निवास करती हैं, जहाँ पे जनजाति भी हैं और बहुत सारे लोकल लोगों का भी वहाँ पे प्रवास हुआ है। तो वहाँ पे नेपाली भी मिलेंगे आपको, बंगाली भी मिलेंगे, और मध्य भारत की कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं वहाँ पे। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं में मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मृदा, वर्ष भर वर्षा और मंद शीत ऋतु पाई जाती है। इन्हीं कारणों से ये जो क्षेत्र हैं ये चाय के बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। साथ ही यहाँ पे दुआर भी पाए जाते हैं, जो मृदा है वो भी चाय की खेती के लिए उपजाऊ है। साथ ही जो ढाल है वो मध्यम होता है। ठीक है। मध्यम ढाल होने की वजह से यहाँ पे चाय के बागान अवस्थित हो सकते हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीक सौंदर्य, वनस्पति और स्पेशली ये ऑर्किड्स के लिए फेमस है। क्वेश्चन आया हुआ है, जो ऑर्किड्स हैं ये आपके कहाँ मिलते हैं? सिक्किम में मिलते हैं। तो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में आपको ऑर्किड्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देखा सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। अब बात करते हैं फोर्थ रीजनल उसकी क्षेत्र की, वो है आपका अरुणाचल हिमालय। नाम से पता लग रहा है आपको कि ये अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। हिमालय पर्वत का यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान, इसके पश्चिम में आपको भूटान दिखेगा, से लेके हिमालय के भूटान हिमालय से लेके ये आपको पूर्व में दीफू दर्रे तक ये विस्तृत है। इस क्षेत्र में असम के मैदानी भाग से हिमालय की ऊंचाई में बड़ी तेजी से वृद्धि होती है। मतलब ये आपका उच्चावच वाला
प्रदेश है जिसमें पर्वत अधिक पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के कुछ मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा सम्मिलित है। नामचा बरवा आपको पता होगा, ये आपका जहाँ पर हेयर पिन मोड या सिंटेक्शल बैंड है हिमालय में, वो है। तो ये यहाँ पर अवस्थित हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेजी से प्रवाहित होती हुई गहरे गोर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये यहाँ पर गहरे गड्ढे या गोर्जेस निर्मित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनमें आप देखोगे कि कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ये नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, मतलब हमेशा प्रवाहित होती हैं। ठीक है। और बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। तो इसी वजह से ये जो अरुणाचल हिमालय है उसमें बहुत सा पोटेंशियल है किसका, जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने का, हाइडल पावर की यहाँ पर बहुत सारी संभाव्यता है, लेकिन अभी तक उसको टैप नहीं किया गया है, अभी तक उसका इतना अधिक उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है। वर्तमान में भी यहाँ पे बहुत सारे जल विद्युत जो ग्रह हैं वो निर्माणाधीन हैं। इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनमें आपका बोमडिला, दीफू और पंगसुआला है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये सारे जो दर्रे हैं ये कहाँ मिलते हैं आपको, अरुणाचल हिमालय में। इसके बाद में लास्ट जो है वो है आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। उसको हम देखते हैं एक बार। पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर हिमालय श्रेणियाँ दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आप मैप में देखोगे, जैसे अभी दिखाएंगे आपको, तो अरुणाचल प्रदेश जहाँ ख़त्म होता है तो जो पहाड़ियाँ हैं वो नीचे की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इनको विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। उत्तर में इनको बोलते हैं पटकाई-बूम जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद में नागालैंड में बोलते हैं इनको नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में है मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में मिज़ो या लुसाई पहाड़ियाँ इनको जाना जाता है। लुसाई पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखना, लुसाई पहाड़ियाँ आपकी मिज़ोरम में मिलती हैं और यहाँ इसका जो सबसे ऊंची पीक है उसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स, जिसका दूसरा नाम फोंग पुई भी है। ठीक है। फोंग पुई या ब्लू माउंटेन्स के नाम से लुसाई पहाड़ियों की चोटी को जाना जाता है। तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी पूर्वांचल पहाड़ियों में। यहाँ पर जो ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं वो छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। ठीक है। इसमें प्रमुख जो नदी है जैसे बराक है, जो बराक नदी है वो क्या करती है, मणिपुर और मिज़ोरम की लगभग सीमा पे प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें आपको दिखेगा ये आपकी लुसाई हिल्स है जिसकी सर्वोच्च चोटी आपकी ब्लू माउंटेन्स है। मणिपुर में आपकी मणिपुर हिल्स है, नागालैंड में नागा हिल्स है। ठीक है। इसके अलावा पटकाई-बूम। तो जैसे ही ये आपका अरुणाचल हिमालय ख़त्म होता है उसके बाद में जो आपके पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं और यही बनाती हैं आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इसमें आप यदि मेजर पहाड़ियाँ देखोगे तो जैसे मैं आपको इसमें बताऊं, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो देखने वाली है ये है आपकी डफला, उसके बाद में ये आती है मीरी, उसके बाद में यहाँ पे अबोर, उसके बाद में मिशमी। तो इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, डफला, मीरी, अबोर और मिशमी। उसके बाद में है यहाँ पे पटकाई-बूम के बाद में नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और लुसाई हिल्स। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 हिल्स हैं। वेस्ट ये आपकी गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है। तो इनका वेस्ट टू ईस्ट आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, गारो, खासी, जयंतिया। इनका नीचे से ऊपर की ओर डफला, मीरी, अबोर और मिशमी। और यदि नीचे आओगे आप इसमें तो पटकाई-बूम, नागा, आपकी यहाँ पे मणिपुर हिल्स और यहाँ मिज़ोरम में लुसाई हिल्स या कभी कभी ब्लू माउंटेन्स भी पूछते हैं, तो ये ब्लू माउंटेन्स। ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ। इसके बाद आप देखोगे, इसी स्लाइड में देखते हैं, मणिपुर घाटी में एक फेमस है लोकटक झील पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फुमडीज पाए जाते हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये जो लोकटक है इसके चारों ओर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये मणिपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल या प्रमुख प्राकृतिक स्वरूप को ये दर्शाती हैं। तो लोकटक झील आपको पता होना चाहिए कहाँ पे अवस्थित है, मणिपुर घाटी में अवस्थित है।
मिज़ोरम जो है वो आपका मोलेसिस बेसिन से बना है। मोलेसिस बेसिन क्या है इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना आप कि ये मिज़ोरम में पाया जाता है और जो मोलेसिस बेसिन है वो मृदु और अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक से निर्मित है, मृदुल है और असंगठित चट्टानों द्वारा निर्मित है। नागालैंड में बहने वाली अधिकतर जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, बराक नदी की सहायक नदी होती हैं। ठीक है, यह एक निम्न पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ऊंची पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ियाँ मतलब पर्वत नहीं पाए जाते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ जो इंडिजिनस वहाँ पे ट्राइब्स हैं, लोकल जो ट्राइब्स हैं वो पाई जाती हैं और इनके द्वारा यहाँ पर करी जाती है झूम कृषि। ठीक है, तो झूमिंग ये करते हैं। ये मैंने बताया आपको। तो ये 5 जो रीजनल हमने प्रादेशिक विभाजन करके हिमाचल का देखा, हिमालय का देखा। इसके बाद में कुछ एक एडिशनल टॉपिक है आपका, हिमालय में कुछ फॉल्ट्स पाए जाते हैं। इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन आपका जो है कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से फॉल्ट्स हैं, तो हम देखेंगे। इसमें 4 फॉल्ट हैं। सबसे पहला है इंडस सांगपो सुचर जोन। सुचर का मतलब होता है सीवनी। सीवनी मतलब जहाँ पे दो चीज़ें जुड़ी हुई हों। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीवनी। टेक्टोनिक सुचर है यहाँ पे। तो जो ITSZ जिसको बोलते हैं या इंडस सांगपो सुचर जोन है, ये कहाँ मिलता है आपका? ये मिलता है आपका जो ट्रांस हिमालय है और जो वृद्ध हिमालय है उसके बीच में। ठीक है, ट्रांस हिमालय मतलब दक्षिणी तिब्बत और वृद्ध हिमालय या महान हिमालय के बीच में एक टेक्टोनिक सीवनी या टेक्टोनिक सुचर जोन है, उसको बोलते हैं इंडस सांगपो सुचर जोन। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराई ना, तो उसके वजह से जो वहाँ पे सुचर बना उसको हम बोलते हैं इंडस सांगपो सुचर जोन। इसके जस्ट नीचे है MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो कहाँ मिलता है? यह मिलता है आपका वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। डायग्राम में आपको एकदम साफ से दिख जाएगा। और ये क्या है? ये है आपकी जियोलॉजिकल फॉल्ट। तो यहाँ पर अर्थक्वेक्स के आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके साथ में इसके जस्ट नीचे जो है आपका मिलता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT। MBT क्या है? यह लघु हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, ठीक है, के बीच में एक भूगर्भिक दरार या जियोलॉजिकल फॉल्ट है। तो सारे फॉल्ट्स पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की चांसेस होती हैं। इसी वजह से जो हिमालय रीजन है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा वल्नरेबल है अर्थक्वेक्स के लिए। MBT के जस्ट नीचे जो है वो है आपका हिमालयन फ्रंटल फोल्ट। तो हिमालयन फ्रंटल फोल्ट या HFF क्या है? ये आपका शिवालिक को जो आपका मैदानी भाग है, जो भारत का गंगा का मैदान है, उससे अलग करता है। तो इसको हम डायग्राम में देखते हैं। देखिए, इसमें आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपर है तिब्बत का पठार, या आप बोलो ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में है आपका इंडस सांगपो सुचर जोन। ठीक है, उसके बाद में ये आपका आता है वृद्ध हिमालय। उसके नीचे, वृद्ध हिमालय से जस्ट नीचे आपका कौन सा है? लघु हिमालय। तो वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा है? MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में आता है आपका MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और सबसे नीचे वाला हिमालय आ गया आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक के बाद में गंगा का मैदान स्टार्ट हो जाता है। तो शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में जो जॉइंट है, फोल्ट है, उसको बोलते हैं HFF हिमालयन फ्रंट फोल्ट। तो यदि कोई आपको बोले कि जो फोल्ट्स हैं हिमालय के 4 फोल्ट्स हैं, इनको आप नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में बताओ, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले हो गया इंडस सांगपो सुचर जोन ITSZ। उसके नीचे आएगा आपका MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद में आएगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT। और सबसे नीचे आपको मिलेगा हिमालयन फ्रंट फोल्ट। तो ये 4 आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, साथ ही हमने हिमालय का अनुदैर्ध्य वर्गीकरण भी देख लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो रिमेनिंग 4 भू आकृतिक प्रदेश रह गए हैं आपका, उनमें से नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गंगा का मैदान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।